हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन इकोनॉमिक का चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और इसके पहले का सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके पेट एग्जाम के लिए तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो केंद्र सरकार के विकास के व्यय में क्या शामिल नहीं है? तो रक्षा व्यय, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रक्षा व्यय जो है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं होता है। यह रक्षा विभाग द्वारा खर्च किया जाता है, जबकि सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का पर जो व्यय है यह राज्यों का अनुदान अन्य आर्थिक सहायताओं पर व्यय में शामिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जा सकता है। तो एनएनपीएफसी कहा जा सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय को एनएनपीएफसी कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति की आय गणना का प्रथम प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में जो है किया था, और नौरोजी के आकलन के अनुसार जो है 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। और राष्ट्रीय आय का तात्पर्य ऐसा होता है कि अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग के बराबर होता है, और इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होता है। तो यहाँ पे इसको प्रायः डिफाइन किया जाता है एनएनपीएफसी के द्वारा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? धान उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का है। ठीक है, FAO के अनुसार भारत संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। चीन पहले पे है। ठीक है, चीन जो है ये पहले पे है। और तीसरा स्थान देखा जाए तो तीसरा स्थान जो है वो वो इंडोनेशिया का है, और चौथा स्थान जो है बांग्लादेश का है। तो 4 देशों को आप याद रखिएगा। पहले स्थान पे चीन है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे इंडोनेशिया है, चौथे पे आपका बांग्लादेश है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो है कानपुर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कानपुर शहर नगर दोनों के मिलाकर के जनसंख्या जो है 29,267 इतना है। ठीक है, जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। दूसरे स्थान पे आपका लखनऊ है। अगला है, NREGP का पूर्ण नाम क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 2 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा अनुशंसित किया जाता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा जो है इसको अनुशंसित किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 1949 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बैंकिंग विनियम अधिनियम जो है 1949 से पूरे देश में लागू हुआ था, और इस अधिनियम के अलावा जो भी बैंकिंग से जुड़े अधिनियम हैं वे सभी एक पूरक अधिनियम के रूप में कार्य करते हैं। जैसे नेगोशिएबल इंप्रूव्ड एक्ट हो गया, कंपनी एक्ट हो गया, ठीक है, बैंकिंग कंपनी एक्ट हो गया। तो ये सभी जो है इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक कितने महीनों में एक बार बैठक करती है? तो ये जो है करती है 3 महीने में। ठीक है, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग बोर्ड जो है प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक 3 महीनों में एक बार जो है बैठक करता है। इस बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इस बोर्ड का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है, और इस बोर्ड का कार्य है सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग का बढ़ावा देना।
तथा उनके विकास में बाधक कारकों की पहचान करना। और यह बोर्ड जो है सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए बनी केंद्र सरकार की नीतियों को भी समीक्षा करती है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? तो है कपूरथला। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कपूरथला की आबादी 1,18,054 है, जिसमें पुरुष हैं 55,000 के करीब और महिलाएं हैं 46,000 के करीब। ठीक है, और इसकी साक्षरता दर जो है 85.82%। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला या निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होते हैं, जिसको खरीदार या विक्रेता कंपनी भी कहा जाता है, जो अपने लाभों को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं, जैसे उत्पाद या विक्रेता को, और उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि या कल्याण का स्तर उपभोक्ता के रूप में। तो ये क्या कहलाता है? तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें जो है मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण किसके कारण होता है? तो ये राजकोषीय घाटा के कारण होता है। ठीक है, राजकोषीय घाटा जो है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। आमतौर पर देखा जाए तो राजकोषीय घाटा जो है राजस्व घाटा या पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि के कारण होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये संतुलन मूल्य जो है वो घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी वस्तु की जो संतुलन कीमत है वह कीमत है जिस पर वस्तु की मांग की मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है, और किसी वस्तु की मांग की वृद्धि उसकी संतुलन कीमत तथा मांग की मात्रा व आपूर्ति मात्रा में वृद्धि लाएगी। ठीक है, लेकिन दूसरी ओर यदि देखा जाए तो किसी वस्तु की मांग घट जाती है और आपूर्ति जो है पूर्ववत रहती है, तो इससे वस्तु की संतुलन कीमत, मांग की मात्रा तथा आपूर्ति की मात्रा में जो है कमी आएगी। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? तो खाद्य सुरक्षा प्रणाली का घटक माना जाता है सुरक्षित भंडार। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है कि दीर्घकाल तक संपूर्ण जनता को समय पर जो है पोषण से भरपूर भोजन प्रदान करना। और खाद्य सुरक्षा प्रणाली के दो घटक माने जाते हैं। पहला है आपका बफर स्टॉक, जिसको सुरक्षित भंडार कहते हैं, और दूसरा है खाद्य वितरण प्रणाली। ठीक है, दूसरा है खाद्य वितरण प्रणाली, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र भारत के में लोगों की अधिकतम संख्या को नियोजित करता है? तो है कृषि। ठीक है, कृषि क्षेत्र जो है भारत में लोगों की अधिकतम संख्या को नियोजित करता है। किसी क्षेत्र में देश की लगभग आधी श्रम शक्ति जो है कार्यरत है। हालांकि जीडीपी में इसका योगदान सिर्फ मात्र 17% मौजूदा समय में रहा, लेकिन फिर भी जो है सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नव मल्थूसियन सिद्धांत। नव मल्थूसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संसाधन की कमी से संबंधित है। ठीक है, नव मल्थूसियन का सिद्धांत जो है संसाधन की कमी से संबंधित है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस इतिहास तथा अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, जिन्होंने 1798 में प्रकाशित अपने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक निबंध में एक ओर तो जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसांख्यिकी परिवर्तनों तथा दूसरी ओर सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों का भी उल्लेख किया था। तो ये उसमें उन्होंने संसाधन की कमी के बारे में इसकी व्यवस्था की थी। अगला है स्वयं सहायता समूह SHG में बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? तो ये लेता है समूह के सदस्य। ठीक है, स्वयं सहायता समूह जो है ये ग्रामीण वित्तीय समिति होती है, जिसमें जो है 10 से 20 स्थानीय पुरुष या महिलाएं होते हैं, और इस समूह में बचत एवं ऋण संबंधी निर्णय समिति के सदस्य ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में पैसे की आपूर्ति की कमी है तो संभावित परिणाम क्या होगा? तो अपस्फीति हो जाएगा। ठीक है, अपस्फीति जो होता है वो वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य के स्तर में गिरावट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सामान्य संतुलन सिद्धांत जो है ये लियोन वाल्सर के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। सामान्य संतुलन की आधुनिक अवधारणा जो है ये आई थी 1950 के दशक में और तीरे ड्रेबे और मैकेंजी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई थी। ठीक है, और जबकि सिद्धांत पहले 1870 में फ्रेंच अर्थशास्त्री लियोन वासलर द्वारा जो है इसको प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं है? डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में तो यह धन के अभाव के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है। यह धन के कारण जो है, धन के अभाव के कारण अस्वीकृत किया जाता है, मतलब अस्वीकार कर दिया जाता है, और यही डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किसी नम्य विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में दीर्घकालिक पूर्वानुमान लगाने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो ये क्रय शक्ति समानता के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, क्रय शक्ति समानता की अवधारणा में यह अनुमान लगाने की अनुमति मिलती है कि एक्सचेंज के लिए दोनों देशों की मुद्राओं की खरीद शक्ति के बराबर होने के लिए दो मुद्राओं के बीच विनिमय दर क्या होनी चाहिए, ये पता लगाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।